हाँ, नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की दुनिया में कह सकते हैं गहरी नजर डालने वाले हैं। जी। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं और इनके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की ये जो बुनियाद है, ये आखिर है क्या चीज, कैसे बनी। और इसकी खास बातें क्या है ना? बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है। संविधान क्या है, कैसे बना, इसकी प्रक्रिया, कौन लोग शामिल थे और वो सब खास बातें जो भारत को भारत बनाती हैं। हाँ। और हाँ, ये बात तो है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। वाकई दिलचस्प है ये। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, इसकी परतें खोलते हैं। हाँ, करते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल कि संविधान आखिर होता क्या है, मतलब आसान शब्दों में। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी देश का आप कह सकती हैं सबसे ऊंचा कानून है, सुप्रीम लॉ। सुप्रीम लॉ, हाँ। वो मेन डॉक्यूमेंट जो तय करता है कि देश चलेगा कैसे, सरकार कैसे काम करेगी, उसकी ताकत क्या होगी, कहाँ तक होगी, सीमाएं क्या होंगी। हाँ, सीमाएं, और नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, ये सब कुछ। अच्छा, मतलब सब कुछ इसी में लिखा है। हाँ, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहते हैं। सभी कानूनों की जननी, हाँ, ये सुना है ये। क्योंकि देश के बाकी सारे कानून जो हैं वो इसी के दायरे में रहकर बनते हैं, लागू होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ नियमों की एक किताब भर नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि संविधान असल में नागरिक और राज्य, मतलब सरकार, इनके बीच का जो रिश्ता है ना, उसको परिभाषित करता है। अच्छा, रिश्ता तय करता है। कैसे? मतलब ये तय करता है कि भाई पावर किसके पास होगी, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, और सरकार जो है वो लोगों के प्रति जवाबदेह कैसे होगी। ओके। तो एक तरह से ये उस सामाजिक समझौते जैसा है जिस पर पूरा देश सहमत होता है। ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये हमारे देश के जो मूल्य हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उनका भी प्रतीक है। सही कहा। ये एक एग्रीमेंट जैसा है पूरे देश का। अच्छा, तो अब इसके बनने की कहानी पर आते हैं। दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पहली तो है 26 नवंबर 1949। हाँ, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हमारी संविधान सभा ने इसे पूरा बनाकर अपना लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट कर लिया, ओके। हाँ, लेकिन इसे लागू करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए जानबूझकर 2 महीने इंतजार किया गया और तारीख चुनी गई 26 जनवरी 1950। अच्छा, 2 महीने का इंतजार, क्यों? 26 जनवरी ही क्यों? हाँ, ये कोई रैंडम तारीख नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ है। बात है 1930 की। 1930? हाँ। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था, मतलब अंग्रेजों से पूरी तरह आजादी। हाँ, वो लाहौर सेशन वाला। बिल्कुल। तो उस ऐतिहासिक दिन की गरिमा को बनाए रखने के लिए, उसे हमेशा याद रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अच्छा, ये कनेक्शन है। जी, और तभी से हम इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, रिपब्लिक डे। वो दिन जब भारत सही मायनों में एक गणराज्य बना, जहां सबसे ऊंची शक्ति जनता के हाथ में आ गई। ये समझना बहुत जरूरी था। अच्छा, चलिए अब उस बात पे वापस आते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जब ये बना था शुरू में, तो क्या आंकड़े थे? हाँ, जब ये बना था तो इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे, और 8 अनुसूचियां मतलब शेड्यूल्स थे। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। ये तब भी काफी बड़ा था। हाँ, काफी विशाल था। और फिर समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए, तो आज ये और भी ज्यादा विस्तृत हो गया है। आज कितना है लगभग? आज ये इसमें लगभग 25 भाग है। आर्टिकल्स 470 के आसपास पहुंच गए हैं और शेड्यूल्स 8 से बढ़कर 12 हो गए हैं। बाप रे, 470 अनुच्छेद। हाँ, और इसका ये जो विशाल आकार है ना, ये असल में भारत की जो जटिलता है, जो विविधता है, उसको दिखाता है। हमारे संविधान बनाने वालों ने कोशिश की कि शासन हो, अधिकार हो, कर्तव्य हो, केंद्र राज्य के रिश्ते हो, हर छोटी बड़ी बात को साफ साफ लिखा जाए, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल, ताकि भविष्य में किसी तरह के भ्रम की गुंजाइश कम से कम रहे। ये उनकी दूरदर्शिता थी और बारीकी से काम करने का सबूत भी। सही बात है। तो इसे बनाने वाली सभा वो कौन थी, मतलब किसने लिखा है सब? ये थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हाँ। इसका गठन हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। ये प्लान ब्रिटिश सरकार ने भेजा था भारत में
पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया तय करने के लिए। अच्छा, अंग्रेजों के प्लान के तहत बनी थी ये? हाँ, शुरुआत में। इसकी पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 46? तब तो भारत बटा नहीं था। नहीं, तब अविभाजित भारत था। तो उस वक्त इसमें कुल सदस्य थे 389। 389 सदस्य? जी, लेकिन फिर 1947 में देश का विभाजन हो गया, तो जो पाकिस्तान के हिस्से वाले सदस्य थे वो अलग हो गए। हाँ, वो चले गए होंगे। हाँ, तो फिर भारतीय संविधान सभा में रह गए 299 सदस्य, और इन्होंने ही आखिरकार हमारे संविधान को अंतिम रूप दिया। 299 सदस्य? इनमें कौन कौन प्रमुख लोग थे? देखिए, इस सभा में कई बड़े नेता थे, विद्वान थे, लेकिन कुछ नाम खासतौर पर महत्वपूर्ण हैं। सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में हमारे पहले राष्ट्रपति बने। जी हाँ, और शायद सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो थी प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी, इसका काम क्या था? इसका काम था संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब अंबेडकर। जी, उनके योगदान को देखते हुए ही उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार या जनक भी कहा जाता है। सही है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने लोग थे? इसमें डॉक्टर अंबेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे, और इन लोगों ने संविधान के हर अनुच्छेद पर बहुत गहराई से विचार किया, बहस की, और फिर उसे कानूनी भाषा का रूप दिया। तो मतलब डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम ने असली ड्राफ्ट तैयार किया। हाँ, कह सकते हैं कि उन्होंने नींव का पत्थर रखा और ढांचा खड़ा किया। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि संविधान बनाने का काम सिर्फ इसी एक समिति ने नहीं किया था। अच्छा, और भी समितियां थीं? हाँ, पूरी प्रक्रिया को ठीक से चलाने के लिए लगभग 22 समितियां बनाई गई थीं, अलग अलग काम के लिए। 22 समितियां? बापे। कुछ मुख्य समितियों के बारे में बताएंगी? हाँ, कुछ प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्षों को याद रखना अच्छा रहता है। जैसे एक थी संघ की शक्तियों से संबंधित समिति, यूनियन पावर्स कमेटी, और एक थी संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी, ओके। फिर प्रांतों के संविधान से जुड़ी समिति थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार पटेल, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर अंबेडकर थे ही। हाँ, वो तो याद रहेगा। और सभा की कार्यवाही के नियम बनाने वाली समिति रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, और रोज के कामकाज देखने वाली संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जी भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। जी हाँ। तो ये जो अलग अलग समितियां थीं, ये दिखाता है कि संविधान बनाना कितना व्यवस्थित और कितना मल्टी डायमेंशनल काम था। हाँ, कोई एक आदमी का काम नहीं था ये। बिल्कुल नहीं, ये कोई एक व्यक्ति या छोटी टीम का काम नहीं था। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग विचारधाराओं के लोग शामिल थे। सबने मिलकर योगदान दिया। हर विषय पर एक्सपर्ट्स की राय ली गई, खूब बहस हुई, और फिर कोशिश की गई कि आम सहमति बने। ये हमारे संविधान बनाने वालों की परिपक्वता दिखाता है, और लोकतंत्र में उनकी आस्था भी। और इस सब में वक्त तो काफी लगा होगा। हाँ, वक्त तो लगा। संविधान को अंतिम रूप देने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल। हाँ, लगभग 3 साल। ये दिखाता है कि कितनी बारीकी से, कितने धैर्य से काम हुआ। इस दौरान कितनी बैठकें हुई? संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, सेशंस हुए, और ये सभा कुल 165 दिनों तक बैठी। इन 165 दिनों में संविधान के मसौदे पर विस्तार से चर्चा हुई। 165 दिन बहस चली? हाँ। अच्छा, और खर्चा कुछ अंदाजा है? हाँ, उस समय के हिसाब से खर्च भी काफी था। एक अनुमान है कि संविधान बनाने की पूरी प्रक्रिया पर लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख उस जमाने में? हाँ, 1940 के दशक के अंत में ये बहुत बड़ी रकम थी। ये तो वाकई बड़ी रकम थी। जी, ये दिखाता है कि आजाद भारत के नेता अपने देश के लिए एक टिकाऊ और मजबूत कानूनी ढांचा बनाने को कितना ज्यादा महत्व दे रहे थे। हाँ, अच्छा, अब एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर आते हैं। ये अक्सर सुनने में आता है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, मतलब सब कुछ बाहर से लिया गया है। क्या ऐसा सच है? देखिए, ये आलोचना होती तो है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? शायद नहीं। इसे बोरोड बट ब्रिलियंट कहना शायद ज्यादा ठीक होगा। उधार लिया हुआ लेकिन शानदार। हाँ, ये बेहतर लगता है। बिल्कुल। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के लगभग 60 संविधानों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया। 60 संविधान? जी हाँ,
उन्होंने देखा कि दूसरे लोकतंत्र कैसे काम कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातें क्या हैं, उनकी कमियां क्या रहीं, और फिर उन्होंने वो विचार, वो सिस्टम चुने जो उन्हें भारत के हालात के लिए सबसे सही लगे। लेकिन बहुत जरूरी है, उन्होंने किसी भी चीज को आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। अच्छा, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया? बिल्कुल नहीं, उसे भारतीय संदर्भ में ढाला गया। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं कि हमने कहां से क्या लिया और कैसे उसे अपने हिसाब से बदला। हाँ, ये जानना चाहेंगे। जैसे ब्रिटेन से, वहां से हमने सरकार की संसदीय प्रणाली ली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। हाँ, जहां सरकार संसद को जवाबदेह होती है। बिल्कुल। साथ ही कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून सबसे ऊपर है, और कैबिनेट प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से प्रेरित है। ओके। और अमेरिका से संविधान से हमने मौलिक अधिकारों का विचार लिया, फंडामेंटल राइट्स, जो नागरिकों के बुनियादी हक हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू, यानी अदालतों की वो शक्ति जिससे वो कानूनों को संविधान के हिसाब से परख सकती हैं, और राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, ये भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। अच्छा। आयरलैंड से भी कुछ लिया। हाँ, आयरलैंड से हमने लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या डीपीएसपी। ये क्या है? ये सरकार के लिए एक तरह के नैतिक गाइडलाइंस है कि नीतियां बनाते समय किन सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते। ओके, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, और राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, अप्रत्यक्ष चुनाव, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। और कनाडा के मॉडल से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था ली, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब केंद्र ज्यादा ताकतवर। हाँ, भारत जैसे विविधता वाले देश में एकता बनाए रखने के लिए ये जरूरी समझा गया। और अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअल पावर्स, यानी वो विषय जो किसी लिस्ट में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को देना, ये भी कनाडाई मॉडल से आया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची का विचार लिया, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जी हाँ। हालांकि अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून मान्य होता है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग, का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। जॉइंट सिटिंग, ठीक है। जर्मनी से भी कुछ? जर्मनी के वाइमर संविधान में हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। हालांकि इसमें भी भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से काफी बदलाव किए गए हैं। ओके। और दक्षिण अफ्रीका से हमने दो महत्वपूर्ण चीजें ली, एक तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया, और दूसरी सबसे जरूरी, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। संविधान बदलने का तरीका, ये तो बहुत अहम है। जी। और आखिर में जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का सिद्धांत लिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा तय की गई प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये तो काफी देशों से प्रेरणा ली गई है। हाँ, ली तो गई है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हर विचार पर खूब बहस हुई। उसे भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जरूरतों के हिसाब से परखा गया, उसमें बदलाव किए गए और फिर उसे अपनाया गया। मतलब ये नकल नहीं थी? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सोच समझकर सजग तरीके से किया गया अनुकूलन था, एडेप्टेशन था। उद्देश्य था भारत के लिए एक ऐसा संविधान बनाना जो यहाँ की जमीनी हकीकत से जुड़ा हो और भविष्य की चुनौतियों का सामना भी कर सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कॉपी नहीं था। अच्छा, अब आते हैं संविधान की उन मुख्य विशेषताओं पर जो इसे खास बनाती हैं। कुछ की बात तो हमने कर ली। हाँ। जैसे पहला, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये तो हमने देख लिया। जी। दूसरा, ये कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संविधान के कुछ हिस्से, जैसे कि मौलिक अधिकार या देश का संघीय ढांचा, इनको बदलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब इसके लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए होती है।
अच्छा, काफी मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, वहीं ज्यादातर प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद अपने विशेष बहुमत से बदल सकती है, और कुछ तो साधारण बहुमत से भी बदले जा सकते हैं। तो ये संतुलन क्यों रखा गया? ये संतुलन इसलिए ताकि संविधान न तो इतना कठोर हो कि बदलती जरूरतों के हिसाब से बदल ही ना पाए, और न ही इतना लचीला कि कोई भी सरकार आए और आसानी से उसे अपने हिसाब से बदल दे। सही संतुलन है। तीसरी विशेषता? तीसरा, भारत में संघीय शासन प्रणाली है। फेडरल सिस्टम, यानी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हुई हैं। दोनों की अपनी सरकारें हैं, अपने अधिकार क्षेत्र हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जी, लेकिन भारतीय संघवाद में थोड़ा एकात्मकता की ओर झुकाव है, यूनिटरी बायस। एकात्मक झुकाव मतलब कई प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, जैसे एकल नागरिकता, एक ही न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। हाँ, ये सब केंद्र को मजबूत करते हैं। ऐसा क्यों? शायद ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की जरूरत को देखते हुए किया गया था। हो सकता है। चौथी विशेषता? चौथी विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। हाँ, ये तो बताया था। इसमें राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ स्टेट, लेकिन असली कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में होती हैं, और ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई संरचनात्मक बातें। इसके अलावा भी कुछ तत्व हैं जो संविधान की आत्मा कहे जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे प्रमुख है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। हाँ, ये तो हम सब जानते हैं, समानता, स्वतंत्रता। हाँ, ये वो बुनियादी मानवाधिकार है जो देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मिलते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे जरूरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर आपके अधिकारों का हनन हो तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार सरकार की शक्तियों पर लगाम लगाते हैं और नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का आधार देते हैं। बिल्कुल। और डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व? हाँ, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भाग 4 में है। ये सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लक्ष्य से सरकार के लिए गाइडलाइंस हैं। ये भी अधिकार जैसे हैं? अधिकार जैसे नहीं, क्योंकि ये कोर्ट द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, लेकिन देश का शासन चलाने में इन्हें मूलभूत माना गया है। एक लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाने का लक्ष्य इन्हीं में है। अच्छा, और मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज? हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, इन्हें बाद में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संशोधन से, भाग 4A, अनुच्छेद 51A। ये क्या है? ये नागरिकों को उनके कुछ बुनियादी कर्तव्यों की याद दिलाते हैं, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और गान का आदर करना, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना वगैरह। ये भी जरूरी है। इनके अलावा और क्या है? कुछ और बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हाँ, संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो सरकार के दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। ये न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि संविधान की व्याख्या भी करती है और केंद्र राज्यों के झगड़े भी सुलझाती है। और ये एकीकृत कैसे हैं? एकीकृत मतलब पूरे देश के लिए एक ही सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे की अदालतें। ठीक है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये एक क्रांतिकारी कदम था। हाँ, वोट देने का अधिकार? बिल्कुल। संविधान लागू होते ही 18 साल पहले किस था, 1989 में 18 हुआ कि हर नागरिक को वोट का अधिकार मिल गया, बिना किसी भेदभाव के। धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, संपत्ति कुछ नहीं देखा गया। ये लोकतंत्र की जान है। सही बात है। और रिकॉर्ड शब्द बहुत सुनते हैं, धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर स्टेट। हाँ, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब ये नहीं कि राज्य धर्म का विरोधी है। तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा,
वो सभी धर्मों को बराबर सम्मान देगा, उनके प्रति सहिष्णु रहेगा और नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उस पर चलने और उसका प्रचार करने की आजादी होगी। सभी धर्म बराबर। जी। तो ये सब विशेषताएं, अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं? देखिए, अगर हम इन सबको एक साथ देखें, सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता लचीलेपन का संगम, मजबूत केंद्र वाला संघवाद, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, तो ये सब मिलकर आधुनिक भारत की पहचान बनाते हैं। आधुनिक भारत की पहचान? हाँ, एक ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य जो विविधता का सम्मान करता है, अपने नागरिकों को अधिकार देता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखता है और कानून के शासन पर चलता है। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये भारत के लोगों की जो सामूहिक इच्छा है, जो संकल्प है, उसका प्रतिबिंब है। बकाई काफी कुछ है समझने को और याद रखने को भी। हमने आज कहाँ से शुरू किया था? संविधान की परिभाषा से। हाँ, परिभाषा, फिर उसके बनने की कहानी, तारीखें, संविधान सभा, कौन लोग थे, प्रमुख समितियां, कितना समय लगा, कितना पैसा लगा। हाँ, और कहाँ-कहाँ से प्रेरणा ली, लेकिन कैसे उसे अपने हिसाब से ढाला। और आखिर में ये सारी मुख्य विशेषताएं। सही। अब इतना सब कुछ याद कैसे रखा जाए? हाँ, ये तो है। इतने सारे तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए एक बार फिर से मेन पॉइंट्स दोहराते हैं और शायद कुछ आसान तरीके देखते हैं इन्हें याद रखने के, कुछ मेमोरी ट्रिक्स। हाँ, ये बढ़िया रहेगा, मेमोरी ट्रिक्स। तो संक्षेप में क्या-क्या था? देखिए, संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून, मदर ऑफ ऑल लॉज, सरकार और नागरिकों का रिश्ता तय करता है। ठीक। तारीखें? अपनाया गया 26 नवंबर 1949, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, गणतंत्र दिवस। ओके। किसने बनाया? संविधान सभा ने। गठन 1946, पहली बैठक 9 दिसंबर 46, सदस्य 389 से 299 हुए। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर, उसमें कुल 7 सदस्य थे। समय और खर्च? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 11 सत्र, 165 बैठकें, खर्च लगभग 64 लाख रुपए। प्रेरणा? कई देशों से बोरोड बट ब्रिलियंट, पर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार। और मुख्य विशेषताएं? सबसे लंबा लिखित, कठोरता लचीलेपन का मिश्रण, संघीय पर एकात्मक झुकाव, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब ट्रिक्स की बारी। प्रेरणा स्रोतों के लिए कुछ है? इतने सारे देश थे। हाँ, उसके लिए एक एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म काम आ सकता है। BAP CAGE। BAP CAGE, इसका क्या मतलब? 30 सूची? जॉइंट सिटिंग, जी जर्मनी आपातकाल में अधिकार सस्पेंशन, एस साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका संशोधन प्रक्रिया राज्यसभा चुनाव, जे जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अरे वाह। BAP CAGE, ये तो काम का है। और वो जो समितियां थी, उनके अध्यक्षों के लिए नेहरू, पटेल, अंबेडकर। हाँ, उनके लिए भी एक छोटा सा कोड है, नेपा अमरारा। हाँ, नेहरू, संघ शक्ति संघीय संविधान, पा पटेल प्रांतीय संविधान, अंबेडकर प्रारूप समिति, राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम, राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति। ध्यान रखिएगा, 2 बार है। अच्छा, नेपा अमरारा, ये भी आसान है। और वो तारीखें और नंबर? 9 दिसंबर 389 सदस्य। हाँ, उनके लिए ये क्रम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। 9, 389, 299, 26, 26। 9, 389, 299, 26, 26। राइट। कैसे? 9 दिसंबर 1946, पहली बैठक। 389 संविधान सभा के शुरुआती सदस्य। अच्छा। 299 विभाजन के बाद भारत के सदस्य। हाँ। 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया। अच्छा। 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ। अच्छा, 9, 389, 299, 26, 26। ठीक है, ये भी याद रखने की कोशिश करेंगे। हाँ,
उम्मीद है कि इन तरीकों से इतनी सारी जानकारी को थोड़ा व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, ये ट्रिक्स काफी मददगार हो सकती हैं। तो ये थी हमारे भारतीय संविधान की बुनियादी बातों पर हमारी आज की काफी विस्तृत चर्चा। हमने कोशिश की कि इसके बनने से लेकर इसकी आत्मा तक के सफर को समझ सकें। जी, और जाते जाते ये याद रखना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ वकीलों या जजों के लिए बना कोई मुश्किल सा कानूनी दस्तावेज नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है। हाँ, लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं इसे। बिल्कुल, एक सामाजिक अनुबंध है जो करोड़ों भारतीयों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। यह हमारी साझी विरासत भी है और भविष्य का रास्ता दिखाने वाला नक्शा भी। सही कहा। अगली बार हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल पर ध्यान देंगे। हाँ, वो शुरू की कुछ पंक्तियां जिनमें हमारे संविधान का पूरा दर्शन, उसके उद्देश्य, उसकी आत्मा झलकती है। बिल्कुल, उस पर बात करेंगे। और आज की बातचीत खत्म करते हुए एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि अगर संविधान महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवंत सामाजिक अनुबंध है, तो आज के इस तेजी से बदलते हुए भारत में इस अनुबंध के क्या मायने हैं और भविष्य के लिए इसकी प्रासंगिकता, उसे हम कैसे बनाए रख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।